हेलो 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 सी स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। तो अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑफ सी इंटर लॉ का, जो अपन ने काफी हद तक कवर कर लिया था। ओके। एंड अभी उसका कुछ ही पोर्शन बाकी है जो अपन ये अभी आज के लेक्चर में कंप्लीट खत्म कर देंगे। ओके। देखो अपन ने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली थी। सबसे पहले तो अपन लॉ में देख लेते हैं। चैप्टर 1 कवर कर लिया था अपन ने प्रीलिमिनरी का। सेकंड चैप्टर भी कवर कर लिया था जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। थर्ड चैप्टर आता है कि चलो इनकॉर्पोरेट तो हो गई, अब कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से रेज करेगी। ओके। तो उसके लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोस्पेक्टस मींस एक इनविटेशन पब्लिक को कैसे इशू होता है। ठीक है। इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या चीजें कवर कर ली। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये अपन ने देख लिया। प्रोस्पेक्टस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ये देख लिया। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के क्या क्या प्रोविजन है वो भी अपन ने देख लिए। लाइबिलिटी क्या है, क्रिमिनल या सिविल बोल लो, वो लाइबिलिटी क्या है। अब अपन दो चीजें देखेंगे, कौन कौन सी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड एक इसमें टॉपिक है कौन सा, वो है जीडीआर। कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक है जीडीआर, जो अपन डिस्कस करेंगे अभी। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये। छोटा सा ही टॉपिक है जो अभी डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके। चलिए सर, शुरू करते हैं फिर। देखो, अपन ने प्रोस्पेक्टस में ये सारा अपन ने कवर कर लिया था। ये सारे अपने जो नोट से कवर करा था अपन ने। अब अपन आते हैं डायरेक्टली कौन से सेक्शन पे, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाले सेक्शन पे। बहुत सारी चीजें अपन ने एग्जाम्पल के साथ में कवर करी थी। अब अपन कवर करेंगे, ये देखिए, ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके। सेक्शन 39, एक सेकेंड। ठीक है। ओके, डन, विजिबल है। ओके। देखो सर, क्या होता है, अपन ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया। ओके। इनविटेशन ने इनविटेशन अपन ने दे दिया प्रोस्पेक्टस इश्यू करके कि हमारे जो शेयर्स है या सिक्योरिटीज है वो आप सब्सक्राइब करो। अब उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया। मान लो जिनको एप्लीकेशन देनी थी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि हमें आप अपने शेयर बेचो, हम आपको पैसा देंगे। ओके। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे का प्रोसेस है कि कंपनी अपने सिक्योरिटीज को क्या करेगा, अब इश्यू करेगा। इश्यू मींस अब वो क्या करेगा, अलॉट करेगा। जिन जिन ने एप्लीकेशन दी है, जो जो इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन दी है, अब वो क्या करेगा, उनको अलॉटमेंट देगा अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज का। ओके। अलॉटमेंट मींस सिंपल वर्ड्स में बोले तो बांटना। देखो, अलॉटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन क्या बोलता है कंपनीज एक्ट में, व्हेन एन when an offer for the sale are made on an application is accepted, it is allotment। सिंपल, कि जब आपकी एप्लीकेशन है जो एक्सेप्ट हो गई, तो अब आपका क्या होगा, अब आपका अलॉटमेंट होगा। इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली, या फिर अपन इसको डायरेक्टली अगर बोल दो तो एप्रोप्रिएशन ही बोल सकते हैं। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल मींस कोई भी अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ कंपनी, कि कोई भी कंपनी की अगर अनअप्रोप्रिएटेड मींस जो अभी तक अपन ने पढ़ा था, कैपिटल में तीन चार तरह की कैपिटल होती है। ओके। सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। ओके। तो ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज कैपिटल वो होती है जिसमें जो कंपनी को अलाउड होती है कि कंपनी इतने अमाउंट पे अपनी शेयर कैपिटल को इश्यू कर सकती है। उसके बाद में कौन सी आती है, सब्सक्राइब। मान लो 1 लाख रुपए की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी कि कंपनी इतना कर सकती है, एंड उसमें से कंपनी ने क्या करा, सब्सक्राइब कितना कर लिया, 50,000 कर लिया, तो बाकी के 50,000 क्या है, अनसब्सक्राइब्ड है। तो वो ये बोल रहा है कि अनअप्रोप्रिएटेड मींस जो पीछे का अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है उसका अप्रोप्रिएशन किया जाता है। वेयर द फोरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड, जहां पे फोरफिटेड शेयर्स इशू होते हैं उसको अपन क्या नहीं मानते, उसको अपन अलॉटमेंट नहीं मानते। कोई भी शेयर्स है जो आपने इशू करे थे,
आपने वापस उसको जब्त कर लिया। आपने 12th में पढ़ा होगा फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स, आपने वापस जब्त कर लिया, तो आप वापस इश्यू कर रहे हो, तो उसमें आपके कैपिटल में कुछ चेंज थोड़ी हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। सब्सक्राइब थी, आपने वही फॉरफिट किया और वही आप इश्यू कर रहे हो, तो इसमें कोई कैपिटल में चेंज नहीं हुआ, इसके लिए अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। Valid allotment has to comply with the requirement of the act and principle of the law of the contract relating to the acceptance of the offer। मीन्स ये बोल रहा है कि आपका जो भी आपका अलॉटमेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोविजन है वो आप सारा फॉलो करोगे। तो चार चीजें अपन ने पढ़ी। अलॉटमेंट मीन्स क्या होता है कि जब आप शेयर है वो ऑफर कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, तो वो एक अलॉटमेंट माना जाएगा। आपके पास में जो भी प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड शेयर कैपिटल थी उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हो। ओके। अगर आपने शेयर फॉरफिट किए हैं वही आप इश्यू कर रहे हो तो वो अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन इसमें फॉलो होने चाहिए। ये सिंपल सी चीज थी अलॉटमेंट की। अब देखो, अब इसमें बात आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मान लो एक कंपनी ने शेयर कैपिटल इश्यू अलॉट एप्लीकेशन के लिए अपना प्रोस्पेक्टस लगाया कि 1 लाख शेयर कैपिटल है, आप इसको सब्सक्राइब करो, और पब्लिक को ये पता है कि ये कंपनी है जो गर्त में जा रही है, या फिर कंपनी है जो मान लो सारा इंडिया वाली, जो अभी जिसका मैटर अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सारा इंडिया जो कंपनी डूब गई, इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग गई। अब वो क्या कर रही है, अब कर रही है नया प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है कि सारा कैपिटल है वो अपनी कैपिटल इश्यू कर रही है, आप एक काम करो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और अपने हमारे शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी खरीदो। अब आप एक बात बताओ, क्या पब्लिक है उस कंपनी पे विश्वास करके उस कंपनी में सब्सक्रिप्शन करेगी? आंसर इज नो, कभी भी नहीं करेगी। नो नेवर, कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्यों? उस कंपनी की दशा खराब है। उसी तरह अब सोचो कि सारा इंडिया ने मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस लगाया, और कुछ 1 लाख शेयर कैपिटल के लिए उन्होंने लगाया, बट खाली 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हमको शेयर कैपिटल चाहिए। अब आप एक बात बताओ, 1 लाख शेयर कैपिटल, उसमें से खाली 5,000 लोगों ने शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन दी, तो क्या ये फिजिबल बात है कि उस कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल इश्यू करनी चाहिए पब्लिक को, और उसको एग्जिस्टेंस में आना चाहिए एक शेयर कैपिटल इश्यू करके? आंसर इज नो नेवर, उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में कभी नहीं आना चाहिए जो जिसकी शेयर कैपिटल ही पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं हो रही। उसी तरह कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपने अगर कुछ शेयर कैपिटल इश्यू करी है तो उसका एटलीस्ट इतना पोर्शन तो पब्लिक को अप्लाई करना ही चाहिए, तभी हम आपको अलॉटमेंट के लिए एग्री करेंगे। कंपनीज एक्ट बोलती है कि आप, ठीक है, आप एक काम करो, इश्यू करो 1 लाख, एटलीस्ट 90% मीन्स 90,000 की शेयर कैपिटल आपके पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब होनी ही चाहिए। अदरवाइज आप इसको सब्सक्राइब अगर बाकी हो गई है तो कंपनी को एक काम करो, वापस पैसा दो, आप फ्री हो, आपको कोई अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा माथापच्ची करो ही मत। इसलिए इन्होंने बोल रखा है कि एज पर रेगुलेशन 45 सब रेगुलेशन 1 ऑफ द सेबी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब इसको मैं हाईलाइट नहीं करता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। कि आप अगर आप शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हो तो आपका एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। ओके। अब इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसमें नाम आएगा बार बार मिनिमम मिनिमम, तो अपन ने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज बोलता है कि एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ द वैलिड अलॉटमेंट कब माना जाएगा, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक अलॉटमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फर्स्ट रिक्विजिट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके। हेंस where share are offered to the public, the amount of the minimum subscription has to be stated in the prospectus। ओके। तो ये बोल रहा है कि आपके जो भी आपने पब्लिक को ऑफर किया है उसमें एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज होना ही चाहिए, ताकि एक कंपनी को पता रहे कि एटलीस्ट हम अगर इतने शेयर अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके हमको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। मान लो पब्लिक को आपने इनवाइट कर लिया
उन्होंने पैसा भी लगा दिया, अब आपकी कंपनी की ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। अब वो इन्वेस्टर बोल रहा है कि हमने तो पैसे लगाए, हमारा हमने अपने पैसे इतने दिन के लिए ब्लॉक किए, अब आप हमको बोल रहे हो नहीं आपको शेयर नहीं मिलेंगे। तो एक काम करो, प्रोस्पेक्टस में लिख दो, ये जानकारी इन्वेस्टर को दे दो कि अगर हमारी कंपनी में इतने सब्सक्रिप्शन होंगे तभी हम शेयर का अलॉटमेंट करेंगे या सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब ये सेम ही बात बोल रहा है, नो शेयर्स कैन बी अलॉटेड अनलेस, कब तक नहीं होंगे, एटलीस्ट सो मच अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब, मींस मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब, तब तक आप शेयर इशू नहीं करेंगे। सम्स पेबल ऑन द एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैव बीन पेड टू और द रिसीव्ड बाय द कंपनी by check or other instrument from the subscriber or the investor at the time of making the application, means आपको एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा आपको रिसीव्ड होना था, वो आपको चेक या बैंकिंग के थ्रू, आजकल तो ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन जो भी है, कंपनी को एटलीस्ट पैसा मिल जाना चाहिए। मींस सीधी सी बात है, आपको एक कंपनी में अलॉटमेंट तभी करना है जब आपका एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज फॉलो, दूसरा जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उन्होंने आपको पैसा दिया है। उधारी में कोई काम नहीं होगा, जितना एप्लीकेशन मनी आपने डिमांड किया था उतना का आपको मिल गया है, तब आप अलॉट कर दो। ओके, सिंपल सी बात है। खैर आजकल तो ये प्रोविजन हालांकि वैसे एग्जिस्ट मानो तो सभी क्या फॉलो करेंगे, क्योंकि जो आप पैसा लगाते हो कंपनी में आईपीओ एफपीओ में, वो डायरेक्टली पहले ही आपका सारा पैसा मांग लेते हैं। इसलिए इतनी सी दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहला तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दूसरा सारा पैसा आ जाना चाहिए, तभी आप मानोगे कि अलॉटमेंट करना है, और 90% होना चाहिए। दूसरा नोट बोलता है एनी मीन्स बाय विच द मनी कैन बी रेमिटेड बाय द यूज, but remittance must be cleared and the actual cash received by the company before proceeding for the allotment. An application not accompanied by any such payment does not constitute a valid offer. सिंपल सी बात ये बोल रहा है, अगर एप्लीकेशन है नॉट accompanied by the such payment not constitute a valid offer, कि अगर आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है और वो बोल रहा है हमको अलॉटमेंट कर दो, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो वैलिड एप्लीकेशन है। सिंपल सी बात है। अब क्वांटम ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, कि चलो आपने बोल दिया कि एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होना चाहिए, अब मान लो आपने बोल दिया एक काम करो 100 रुपए का शेयर है, तो अपन को तो क्या है, कंपनी बोल रही है शेयर इश्यू करना है, अपन एक काम करो 1 रुपए में एक शेयर इश्यू करो, 1 रुपए में एक शेयर इश्यू करो, ताकि पब्लिक क्या करेगी, अपने सारे के सारे पैसे अपन को देके अपने सारे शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर देगी, बाकी पैसे अपन बाद में लेते जाएंगे। तो इसलिए कंपनी से क्या बोलता है, इस चीज लूप को हटाने के लिए एज पर सेक्शन 2039 सब सेक्शन 2 बोलता है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन, कि आपका एप्लीकेशन के टाइम पे एटलीस्ट इतना पैसा रिसीव हो जाना चाहिए, कितना पैसा, 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, सच अदर परसेंटेज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, या तो सेबी ने कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर रखा है और वो स्पेसिफाई नहीं, तो एटलीस्ट 5% ऑफ एप्लीकेशन नॉमिनल अमाउंट आपको रिसीव हो जाना चाहिए। मींस अगर आपका शेयर है 100 रुपए का, तो एटलीस्ट आपको 5 रुपए आपको रिसीव होने ही चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नीचे नोट दे रखा है, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज पर रेगुलेशन 47 of the SEBI regulation 2018, minimum sum payable on an application as per specified security shall be at least 25% of the issue price। इसलिए ऊपर वाला जो पॉइंट बोला था कि सेबी ने अगर कुछ स्पेसिफाई कर रखा है, तो सेबी ने ये स्पेसिफाई किया है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द इश्यू प्राइस आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल जाना चाहिए। 100 रुपए का अगर शेयर कैपिटल पे आप इश्यू कर रहे हो, तो एटलीस्ट 25 रुपए आपको मिल जाने चाहिए। फर्दर प्रोविजन क्या बोलता है, दैट इन केस ऑफ एनी ऑफर फॉर द सेल द फुल कंसिडरेशन ऑफ द इश्यू प्राइस द ईच स्पेसिफाइड शैल बी पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मींस आप एक कर रहे हो, ऑफर फॉर सेल ही कर रहे हो, डायरेक्ट कोई भी चीज, कोई भी सिक्योरिटी आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, तो आप एक काम करो, पूरा का पूरा पैसा है वो अभी ले लो, बाकी आपको कुछ भी आपको उधारी में नहीं रखना। ये बात किसने बोली, सेबी ने बोली। अब मान लो अभी हमने बात करी थी कि या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, या फिर मान लो पूरा पैसा नहीं आया, तो उन दोनों केस में अब क्या हुआ, अब कंपनी के पास में कुछ तो ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, 90% नहीं तो मान लो 80% हुआ सब्सक्रिप्शन, या मान लो किसी के आधे पैसे आए,
3% आए, 5% का रूल था, तो वैलिड सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। अब कंपनी को क्या करना है, वापस पैसे देने। तो उसके लिए क्या प्रोविजन बोलता है कि एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, इफ अगर stated minimum amount not been subscribed and sum payable on the application is not received within period of 30 days from the date of the issue of the prospectus, कि जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे आना था, एप्लीकेशन आपने सब्सक्रिप्शन का दिया, 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं आया, देन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट शैल बी रिटर्न, तो जितना पैसा आया है वापस रिटर्न कर दो। टाइम पीरियड क्या रहेगा रिटर्न का, रिफंड शैल बी मेड विद इन द 15 डेज, रिफंड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द सच इश्यू। कब, मान लो 30 जनवरी को क्लोज होना था और आपको 15 डेज में देना है, तो आपको 15th ऑफ फरवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा रिटर्न देना ही पड़ेगा। अगर आपने डिफॉल्ट किया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिफंड विद इन दैट पीरियड, अगर आपने 15 दिनों के अंदर अंदर रिफंड नहीं किया, तो डायरेक्टर हो या फिर कोई भी ऑफिसर हो उस कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिफॉल्ट के लिए, पैसा वापस नहीं देने के लिए, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे टू रीपे दैट मनी विद इंटरेस्ट और एट 15%। या अगर आपने पैसा वापस नहीं दिया तो 15% ब्याज के साथ में आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फंड, source of refund, application money to be refunded shall be credited only to the bank account from which the subscription was remitted, कि जिस बैंक अकाउंट से या जिस सोर्स के थ्रू आपके पास में पैसा आया है, सेम टू सेम सोर्स के थ्रू आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। नाउ अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मान लो पैसा नहीं है, अब बात करते हैं उसकी जिसका क्या हुआ, आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना था वो हो गया और आपको पूरा पैसा जो आना था वो आ गया। अब क्या होगा, अब कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट के लिए रेडी है। अब क्या करे, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को, वेयर एवर ए कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, जब वो अलॉटमेंट करती है, फाइल विद द रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। आरओसी पड़ोस वाले आंटी को बताना पड़ेगा भैया हम क्या काम कर रहे हैं अपने घर में, ताकि उसके गुदगुदी ना हो। रिटर्न रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन मैनर एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स, जो रूल्स में लिखा है उसके बेस पे आपको क्या, रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा कि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं। नाउ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अलॉटमेंट, the company shall file a return of allotment with the registrar in form PS3 within 30 days along with the fees। आपको 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को आपको फाइल करना पड़ेगा क्या, कि हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कि हम ये अलॉटमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए फॉर्म में, अ कंपनी पर्टिकुलर्स अ कंपनी विद द PS3, क्या क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑफ अलॉटीज होना चाहिए जिसमें उसके नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन वो आना चाहिए, नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड उसके डिटेल होनी चाहिए, और आप उसको कितनी सिक्योरिटी दे रहे हो वो उसमें होना चाहिए। अब कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको इस फॉर्म PS3 के साथ में देने पड़ेंगे, एडिशनल अटैचमेंट इन फॉर्म PS3 इन केस शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो आपने शेयर इशू करे हैं, वो आपको अदर देन कैश के लिए आपने इशू करे हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोई मशीनरी के लिए, कोई प्लांट के लिए या फिर कोई बिल्डिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, शेयर इश्यू कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ द सिक्योरिटीज allotted as fully or partly, allotted fully or partly paid for the consideration other than cash, कोई भी other than cash के consideration, following document also attach, उस रिटर्न के साथ में ये चीजें भी साथ में अटैच होनी चाहिए जब आप अदर देन कैश के लिए अपने सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली स्टाम्प्ड पर्सन टू विच सिक्योरिटीज हैव बीन अलॉटेड। पहली चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट करा होगा कि अपन ये मैं
कोई भी है असेट आपकी खरीद रहा हूँ, हम आपको सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो आप साथ में उसकी कॉपी फाइल करोगे। एंड साथ में क्या, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इफ रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी और असेट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विसेज और कंसिडरेशन, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर आपने अगर सेल करा है तो उसके रिलेटेड आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। नीचे क्या बोल रहा है, फर्दर वेयर कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड अबो इज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग। अभी तक आपने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, द कंपनी शैल फर्निश कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टाम्प विद द सेम स्टाम्प ड्यूटी एज वुड हैव बीन पेबल इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इंस्ट्रूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट। कि अभी तक आपने क्या करा है, अभी तक आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा नहीं है, तो आप एक काम करो, सारे पर्टिकुलर उस एक लिखो, आप सारे पर्टिकुलर आप एक सादे कागज पे लिख के अब उसको सेम स्टाम्प कर दो, स्टाम्प करवा दो, और उसी अमाउंट पे स्टाम्प कराओ जितने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होना था स्टाम्प। ठीक है, मान लो 500 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट होना था, आप सारे पर्टिकुलर उसी 500 रुपए के स्टाम्प पे आप कराओगे, स्टाम्प कराओगे, और वो सारे पर्टिकुलर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत फिर हम मानेंगे कि यही एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सिंपल सी ये बात है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, अगर अदर देन कैश में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा जिसके लिए आप सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो, और अगर आपने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, तो पर्टिकुलर फाइल कर दो, उसको स्टाम्प कराएंगे, बस इतनी सी बात है। नाउ इन केस शेयर इश्यूड इन परसुएंट टू द सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अब आप मान लो जीडीआर के बेस पे शेयर इश्यू कर रहे हो, ये आप सेक्शन का नाम अभी मैं ले रहा हूं, आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो, इन केस शेयर इशूड इन पर्सन, शेयर्स क्या करें, इशूड इन पर्सन टू द सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 कंपनी बाई ए कंपनी अदर देन, ये ध्यान रखना, अदर देन लिस्टेड कंपनी, कोई लिस्टेड कंपनी के अलावा अगर कोई सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 में शेयर इश्यू कर रहा है, शेल देयर शेल बी अटैच्ड ए फॉर्म PS3 वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कि आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी उसके साथ में अटैच करनी पड़ेगी, सिंपल। अब अगर कोई भी मान लो इसमें डिफॉल्ट होता है, तो कंपनी और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट कितने के लिए, 10,000 फॉर द 1,000 फॉर द ईच डे एंड कंटिन्यूज टू 1 लाख विच एवर इज लेस, जितना पैसा कम होगा उतने पैसे के लिए वो लाइबल होगा, सिंपल सी बात है। अपन ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या क्या पोर्शन कवर कर लिया, सबसे पहले तो अलॉटमेंट कब माना जाएगा, कि कब अलॉटमेंट का मीनिंग क्या है वो बताते हैं, कि आपका जो अनअप्रोप्रिएटेड शेयर था वो आप बांट रहे हो, फोरफीचर नहीं माना जाएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, सारा का सारा पैसा आ जाना चाहिए, और आप कितनी एप्लीकेशन मनी आपको आनी चाहिए, 5% ऑफ इशूड नॉमिनल प्राइस होना चाहिए, और सेबी के बेस पे 25% ऑफ इशू प्राइस होना चाहिए। रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, और अगर आपने क्या किया, आपका पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ या फिर एप्लीकेशन मनी नहीं आया, तो अगले 15 दिनों में आप क्या करो, उसको सारा पैसा लौटा दो। अगर आप डिफॉल्ट करा तो आपने 15 दिन से ऊपर किए तो 15% ब्याज के हिसाब से आपको वापस देना पड़ेगा पैसा, और जिस सोर्स से थ्रू आपको पैसा आया था उसी सोर्स से आपको वापस पैसा आपको रिटर्न करना है, और आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा, और टाइम लिमिट क्या करेगी, फॉर्म PS3 में आपको फाइल करना है, 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा, जिसमें सारी डिटेल होगी कि कौन कौन अलॉटी है, उनके नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या है, और उनको हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं। एडिशनल अगर आपने अदर देन कैश के लिए आपने अगर आप सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट फाइल करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो पर्टिकुलर स्टाम्प करा के फाइल करोगे, और सेक्शन 62 में अगर आप कर रहे हो तो आप काम करो, साथ में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी अटैच करके दोगे। डिफॉल्ट किया तो 1,000 से 1 लाख विच एवर इज लेस आपको पेनल्टी लगेगी। ये अपन ने डिस्कस कर लिया सेक्शन 39। अगला सेक्शन आता है सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज। अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको अलॉटमेंट करना है या फिर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो जिस सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवानी पड़ेगी। क्या आप विदाउट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए हुए कोई सिक्योरिटी आप पब्लिक में इश्यू कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेबी, अगर आपको पब्लिक में आपको शेयर सिक्योरिटी इश्यू करनी है तो आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपकी सिक्योरिटी लिस्ट करवानी ही पड़ेगी। उससे रिलेटेड सेक्शन 40 क्या बोलता है,
मीन्स आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ेगा ये आपको सेक्शन 40 बताएगा। एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्या? बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर। आप पब्लिक ऑफर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज and obtain permission for the securities to dealt with the such stock exchange and the exchange। आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के साथ में आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ये। अगला, प्रोस्पेक्टस टू स्टेट नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कि आपको अपने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखना पड़ेगा जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपकी सिक्योरिटी लिस्ट हुई है और जहां से पब्लिक आपकी सिक्योरिटीज खरीद सकती है। आपने कभी शेयर, मान लो आपकी फैमिली में कोई खरीदा होगा या आपने कभी खरीदा होगा या फिर आपको कोई टीचर पढ़ाता होगा तो आपको बताया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर क्या है, हर एक कंपनी को अपने शेयर लिस्ट करने होते हैं। किसके लिए? एक्सचेंज के लिए, कि पब्लिक वहां से वो शेयर खरीद सके। ओके, मान लो यूएस पोलो का, पीटर इंग्लैंड का या फिर रेड टेप का या फिर कोई भी शोरूम है जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांडेड चीज खरीदनी है तो आप क्या करोगे, उसकी शोरूम में ही जाओगे तभी आपको ब्रांडेड चीज मिलेगी। ओके, तो उसी तरह एक कंपनी के शेयर आपको खरीदने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाना पड़ेगा, वरना आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी को पब्लिक ऑफर करने से पहले क्या करना पड़ता है, उस स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देके वहां पे अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करवानी पड़ती है, या उसको क्या करवानी पड़ती है, एप्लीकेशन देके परमिशन लेनी पड़ती है पहले तो, कि हम ये शेयर सिक्योरिटीज को डील करेंगे पब्लिक में, तो हम आपको हम हाँ सॉरी हमको आप परमिशन दो। और जो प्रोस्पेक्टस आप इश्यू कर रहे हो उसमें उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम होना चाहिए। मेंटेनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट वेयर ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटी शैल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। कोई भी पैसा अगर आपके पास में एप्लीकेशन के लिए आया है तो आप एक काम करो, उसको एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो इन ए शेड्यूल्ड बैंक एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज एनी पर्पज अदर देन, नॉट यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज अदर देन। आपके पास में पब्लिक का पैसा आपके पास में पब्लिक का पैसा आया तो आपको किस चीजों के अलावा आपको यूटिलाइज नहीं करना, फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। पहली चीज तो आपको जो पैसा आया आपको उन शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए ही यूटिलाइज करना है। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ द मनी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। दो केस हो सकते हैं, आपको एप्लीकेशन दिया, सबसे पहला तो आप शेयर अलॉट करोगे, अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, उसको रिफंड करोगे, सिंपल दो ही चीजें होगी। तो वही ये बोल रहा है कि आपको अगर पैसा मिला है तो या तो आप उसको अलॉटमेंट में यूज करोगे या फिर आप वो पैसा वापस देने में यूज करोगे। इसके अलावा आपको वो पैसा कहीं यूज नहीं करना। मान लो कंपनी चाहती है कि हमारे पास में चलो पैसा आ गया, 5 दिन के लिए अपन अपन एक काम करते हैं 5 दिन के लिए असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर 5 दिन के बाद जब पैसा देना होगा वापस एक काम करेंगे, उस असेट को बेच देंगे और कंपनी को पैसा वापस दे देंगे। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको उसी बैंक अकाउंट में, सेपरेट शेड्यूल बैंक के अकाउंट में रखना है और जब पब्लिक का पैसा वापस देना है तब आपको वापस देना पड़ेगा। नाउ, कंडीशन purporting to waive compliance shall be void। Any condition purporting to require or bind any applicant for the securities to waive compliance with any of the requirement of this section shall be void। कोई भी मान लो कंडीशन शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड, ऐसी कोई कंडीशन आपने उस अलॉटमेंट में या प्रोस्पेक्टस में रखी जो क्या करती है, आपके जो भी अलॉटमेंट है, या फिर मान लो ऐसी कोई कंडीशन जो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो इस पूरे चैप्टर के जो भी प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करने नहीं दे रही या फिर उसके अगेंस्ट जा रही है, तो आपका सारा का सारा अलॉटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वॉइड माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। मीन्स कोई ऐसा प्रोविजन है जो बोल रहा है आप एक काम करो, 5% एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए, 3% हम ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, 2% का वेव कर रहा है आपका प्रोविजन का, तो ये जो अलॉटमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। ये एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेबी एक्ट नहीं माना जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंस,
सेक्शन 40 में अगर आपने क्या करा, आपने डिफॉल्ट करा तो कंपनी पे कितना मिलेगा, कंपनी को कितना फाइन भरना पड़ेगा, 5 लाख तक का, मैक्सिमम 50 लाख तक का, और कोई भी ऑफिसर है 50,000 से 3 लाख तक का डिफॉल्ट का फाइन लगेगा। नाउ पेमेंट ऑफ कमीशन वाला सेक्शन सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी क्या बोलती है कि पब्लिक में तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करा, साथ साथ में क्या है, एक एजेंट के थ्रू क्या करवा रही है, अपने शेयर्स को बिकवा रही है, कोई भी एजेंट है उसके थ्रू अपने शेयर की डीलिंग करवा रही है, तो उसका एक कुछ जो एजेंट है वो अपना कमीशन लेगा, तो उस कमीशन से रिलेटेड एक प्रोविजन है, वो क्या बोल रहा है, कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू हिज सिक्योरिटी। मान लो कोई एजेंट है वो पब्लिक से एक कंपनी की सिक्योरिटीज है वो सब्सक्राइब करवा रहा है, ऑथराइज एजेंट है, तो उसको क्या दे सकती है, उसको कमीशन दे सकती है। नो कमीशन शेल बी पेड टू एनी अंडरराइटर विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। कोई भी एजेंट को आप वो कमीशन नहीं दोगे जो वो पब्लिक में डीलिंग नहीं कर रहा। अगर मान लो वो पब्लिक को अगर इश्यू कर रहा है ना, पब्लिक को अंडरराइटिंग करवा रहा है अपने शेयर्स के आपकी कंपनी की, तभी आप उसको कमीशन दोगे, अदरवाइज आप उसको कोई कमीशन नहीं दोगे। द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज इन द कंपनीज आर्टिकल। एक कंपनी जो भी एजेंट को कमीशन देगी वो उसके आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि हम एक कमीशन एजेंट को इतना कमीशन देंगे अपने शेयर के सब्सक्रिप्शन के लिए। नाउ द कमीशन में बी पेड आउट ऑफ, किस में से दे सकती है, पहली चीज तो प्रोसीड ऑफ इश्यू, जो पैसा कंपनी को इश्यू के थ्रू आया शेयर्स के, एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या फिर दोनों से मिला के कुछ भी दे सकती है, या तो जो पैसा इश्यू करने से आया या फिर कंपनी के प्रॉफिट से, या दोनों से ही दे सकती है। अब रेट ऑफ कमीशन क्या होनी चाहिए, शेयर्स के केस में कितनी रेट होना चाहिए, किससे ज्यादा, 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर आर इशूड। कोई भी शेयर जो इश्यू हुए हैं उसके 5% से ज्यादा आप कमीशन उसको नहीं दे सकते, या फिर एनी लेस अमाउंट ऑथराइज बाय द आर्टिकल, या फिर आर्टिकल में मान लो 3% लिखा है तो आपको 3% ही देना है, विच एवर इज लोअर माना जाएगा। डिवेंचर के केस में 2.5% ऑफ द प्राइस, और जो चीज आर्टिकल में लिखी है उससे कम। शेयर के केस में 5% या आर्टिकल में जो लिखा है उससे कम, उसमें से दोनों में से जो भी कम। डिवेंचर के केस में 2.5% एंड जो आर्टिकल में लिखा है। नाउ ए कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द कमीशन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ द कमीशन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर द फाइलिंग। कि आपको रजिस्ट्रार को जो आपके और कमीशन एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर फाइलिंग। या आप एक रजिस्ट्रार को अपना प्रोस्पेक्टर रजिस्टर करवाते हो, उसके साथ में आप एक काम करो, एक एजेंट का जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी आप आरओसी को फाइल कर दो। द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। और एक प्रोस्पेक्टस है वो क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए, आपके कंपनी में कौन, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। नेम ऑफ अंडरराइटर, कि उस अंडरराइटर का नाम क्या है, नेम ऑफ अंडरराइटर, रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल, एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडररिटन और सब्सक्राइब बाय द अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। सिंपल सी चीज है, आपको उसकी अंडरराइटर की डिटेल देनी है कि उसका नाम पता क्या है और कितनी रेट आप दे रहे हो उसको, कितनी सिक्योरिटीज वो सब्सक्राइब कराएगा या करवा दिया उसने। ओके, अब एक टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं जीडीआर। इसको अपन समझते हैं, यहां से देखो आप, यहां से अपन एक फ्रेश पेज से अपन एक काम करेंगे, इसको इसको स्टार्ट करेंगे। देखो ओके, मान लो अपन किसका डिस्कशन करें, जीडीआर। तो जीडीआर किसको बोलते हैं, जीडीआर का नाम होता है ग्लोबल
डिपॉजिटरी रिसीट्स, किसको बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ओके, देखो, मान लो एक कंपनी है रिलायंस। ओके, कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या करना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहता है कि मैं क्या करूं? फंड रेज करूं। फंड रेज करना चाहता है। ओके, अब वो क्या कर सकता है? उसके पास में, अपन ने प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पढ़ा, वो क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस नहीं, प्रोस्पेक्टस नहीं, मींस मैं बोलता हूं पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। पब्लिक ऑफर करेगा सिक्योरिटीज का। ओके, किसमें? इन इंडिया। इंडिया में। ओके, पब्लिक ऑफर करेगा इंडिया में। इंडिया में पब्लिक ऑफर करेगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगा। ओके, प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगा। प्रोस्पेक्टस इश्यू करके क्या करेगा? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड रेज फंड्स। ओके, अब देखो, एक चीज बताओ मेरे को, उसने क्या करा? पब्लिक में तो पैसा रेज कर दिया, कहां पे? इंडिया में। और यहाँ पे जो सारी इसके अंदर की फॉर्मेलिटीज थी, जो यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज थी, फॉर्मेलिटीज थी, उसने क्या करा? कंप्लाई करा। उसने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज के साथ में कंप्लाई करा। अब मान लो मुझे क्या करना है? न्यूयॉर्क से पैसा रेज करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे को कहां से पैसा रेज हो? न्यूयॉर्क से पैसा रेज हो। अब भाई, न्यूयॉर्क में पैसा रेज करने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे मुझे इंडिया में पैसा रेज करना था, उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करा, वो अपन ने सेबी के पास में रजिस्टर किया। अब उसको अगर यहाँ से अगर पैसा रेज करना है, तो क्या इस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ये सारे के सारे प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करना आउट ऑफ इंडिया, उसको सेबी के पास में रजिस्टर करवाना, उसके बाद में जो सारे अलॉटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है उसको फॉलो करना, एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस है उसको फॉलो करना आउट ऑफ इंडिया। तो एक कंपनी के लिए इतनी सारी प्रोसेस फॉलो करना क्या रोबस्ट काम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इस चीज को कवर करने के लिए क्या एक प्रोविजन लाया गया, उसको सॉल्यूशन क्या लाया गया? उसका सॉल्यूशन लाया गया जीडीआर।
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब क्या होता है जीडीआर? पहले अपन ने ये समझ लिया कि जीडीआर क्या होता है, मींस क्यों होता है। इंडिया में आपको पैसा रेज करना था, आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू करा, प्रोस्पेक्टस इश्यू के रिलेटेड आपने प्रोविजन फॉलो करे, आपने आरओसी को फाइल करा, सेबी को फाइल करा, 5% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सारी आपने फॉलो कर ली, जो भी प्रोविजन थे कंपनीज एक्ट के। अब कंपनी चाहती है कि मैं एक्सपांड करूं आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में। तो मान लो उसको न्यूयॉर्क या लंदन या फिर ऑस्ट्रेलिया, जहां भी उसको फंड रेज करना है, तो क्या वहां पे भी ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगा, वहां पे भी अलॉटमेंट लेगा, वहां पे भी वो सेम टू सेम रिफंड वाला, अलॉटमेंट वाला, प्रोस्पेक्टस वाला सारा प्रोविजन फॉलो करेगा? तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप एक काम करो, आप इतना सारा झमेला करने से अच्छा है, आप एक काम करो, आप जीडीआर के प्रोविजन फॉलो कर लो। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, वो क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और क्यों होता है? देखो, मान लो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओके। उसमें क्या, इंडिया का तो आपको पता है, लेकिन अगर जीडीआर से रिलेटेड आपको अगर फॉलो करना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में अपने वर्ल्ड बैंक है, मान लो वर्ल्ड बैंक है, या फिर कोई भी फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक है। वर्ल्ड या फॉरेन बैंक में क्या करा, सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर दी, यहाँ पे सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर दी, ओके। डायरेक्टली पब्लिक को इश्यू नहीं करके उसने क्या करा, यहाँ पे अपने इंडिया में जो भी फॉरेन बैंक है, जिस भी कंट्री के फॉरेन बैंक है, वहां पे क्या करा उसने, सिक्योरिटीज को डिपॉजिट कर दिया। अब फॉरेन बैंक है, वो क्या करेगी, जो भी आउटसाइड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज में क्या करेगी, इंडियन सिक्योरिटीज को लिस्ट करेगी, ओके। इंडियन सिक्योरिटीज को आउटसाइड इंडिया वाली फॉरेन बैंक क्या करेगी, या इसको अपन, ये कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा आपके लिए, आप एक काम करो, लिस्ट वाला छोड़ो। सिक्योरिटी उसने डिपॉजिट कर दी। अब एक बंदा आया, मान लो उसको क्या करने हैं, शेयर खरीदने हैं, मान लो पैसा लेके आया कहाँ पे, बैंक के पास में, इस कंपनी के उसको क्या करने हैं, शेयर खरीदने हैं। तो बंदा आएगा फॉरेन बैंक के पास में आउटसाइड इंडिया, वो कहाँ जाएगा, ये कौन है, ये है फॉरेनर, ओके। फॉरेनर है वो, फॉरेन बैंक में क्या करेगा, सिक्योरिटी परचेज करेगा, परचेज ऑफ इंडियन शेयर्स, ठीक है, परचेज करेगा इंडियन शेयर्स को।
ये इसने परचेज किया फॉरेन बैंक से। फॉरेन बैंक क्या करेगा, इसको क्या इश्यू करेगा, इश्यू करेगा जीडीआर। तो क्या ये शेयर इश्यू करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के? नहीं। यहाँ पे तो क्या ये यहाँ पे शेयर इश्यू करेगा फॉरेन बैंक है जो आउटसाइडर या फॉरेनर को? नहीं, ये उसको शेयर इश्यू नहीं करेगा, ये उसको इश्यू करेगा जीडीआर। जीडीआर इश्यू करेगा तो ये है तो शेयर से, इसको मैं मानूंगा शेयर से, जो फॉरेनर है वो शेयर से मानेगा इस जीडीआर को, जिसपे सारी डिटेल होगी उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की। ओके। और इसका जो पैसा आएगा वो फॉरेन बैंक कहाँ करेगी, फॉरेन बैंक मनी ट्रांसफर कर देगी। किसको? फॉरेन मनी किसको ट्रांसफर कर देगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। समझ आई ये बात? ओके। एक बार क्विकली मैं वापस आपको गो थ्रू करवा देता हूं। यहाँ पे कौन है, या अपन एक काम करते हैं डायरेक्टली अपने जो अपन के पास में चार्ट है वहां पे चलते हैं, ताकि आपको वापस क्लियरली समझ आए। देखो ये क्या है, ये है जीडीआर का प्रोविजन। जीडीआर क्या बोलता है कि मान लो इंडियन कंपनी है, यहाँ पे ये इंडियन कंपनी है, ये देखो ये इंडियन कंपनी है, कौन सी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो अपन ने अभी एग्जांपल लिया। इसको क्या करना है, आउटसाइड इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को या अपने कंपनी में लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए, अपने आउटसाइड अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या करा इसने, इसको करना है शेयर इश्यू आउटसाइड इंडिया में। पर इतने सारे प्रोविजन है वो आउटसाइड इंडिया में फॉलो नहीं करना चाहता, तो क्या करा, इसका एक प्रोविजन लाया गया जीडीआर का। तो जीडीआर के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ये डोमेस्टिक कस्टोडियन है, मींस किसका, ये बैंक है। ये बैंक मान लो कौन सा बैंक है, ये बैंक है मान लो फॉरेन बैंक। ये कौन है, फॉरेन बैंक है। फॉरेन बैंक का कौन है, ये यहाँ पे एक डोमेस्टिक कस्टोडियन है। डोमेस्टिक कस्टोडियन मींस यहाँ पे कौन हो गया, मान लो यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक हो गया या स्विस बैंक हो गया, स्विस बैंक है। ये कहाँ पे है, इन मुंबई। फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक एट अमेरिका। ओके। ये बैंक है फॉरेन बैंक एट अमेरिका, और इसका स्विस बैंक मुंबई में, कस्टोडियन मींस उसकी ब्रांच है मुंबई में। अब कंपनी को शेयर इश्यू करना है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जाएगी इसके पास में, स्विस बैंक के पास में, अपने शेयर डिपॉजिट करवाने के लिए। अपने शेयर डिपॉजिट करा देगी, मान लो 10 लाख के शेयर है, वो डिपॉजिट करवाने के लिए स्विस बैंक में जाएगी कि मेरे ये शेयर है वो आप डिपॉजिट कर लो। ये डिपॉजिट करने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे जो आउटसाइड जो फॉरेन कंट्री है वहां पे जो ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है वहां पे ये क्या करेगा, इसका एक एक्नोलेजमेंट भेज देगा कि भैया हमारे मुंबई की जो ब्रांच है वहां पे इस कंपनी के इतने शेयर्स है वो हमारे पास में आ गए हैं। ओके, उसका क्या भेज देगी, एक्नोलेजमेंट भेज देगी। वो एक्नोलेजमेंट भेजने के बाद में कोई भी आउटसाइडर जो इस कंपनी के शेयर इश्यू करना चाहता है, वहां से ये जो फॉरेन बैंक है वो उसको क्या कर देगी, जीडीआर इश्यू कर देगी। जीडीआर में सारी की सारी वो है शेयर्स ही उस कंपनी के, बट उसको आप बोल सकते हो कि वो जीडीआर है। मीन्स अब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कंपनी के जो शेयर्स है इंडिया में उसको अपन शेयर बोलेंगे, आउटसाइड इंडिया में उसको जीडीआर बोलेंगे। सिंपल सी भाषा में, इंडिया में उसको अपन शेयर कैपिटल बोलेंगे, आउटसाइड इंडिया में उसको जीडीआर बोलेंगे। यहाँ पे वो शेयर सारी फॉर्मेलिटीज करके इश्यू करता है, वहां पे वो फॉर्मेलिटीज नहीं इश्यू कर सकता, तो किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू वो अपने शेयर इश्यू करवाती है। जो शेयर
एक फिजिकल शेयर इश्यू नहीं करती, एक जीडीआर के फॉर्म में इश्यू कर देती है, उसको कुछ अलग नाम देके उसको अलग फॉर्म में इश्यू कर देती है, जिसको अपन जीडीआर बोलते हैं। ओके, तो ये जीडीआर कर दिया। अब इसका जो भी पैसा आया, इस बैंक ने क्या कर दिया, डायरेक्टली इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया। ओके, समझ आया? एक बार वापस देख लो। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको क्या करना है, अपने शेयर को आउटसाइड इंडिया में इश्यू करना है, तो वो क्या करेगा, अपने जो शेयर्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, कोई बाहर की फॉरेन बैंक है, वो जो डोमेस्टिक कस्टोडियन मीन्स यहाँ पर जो ब्रांच है इंडिया में, उसको क्या करेगा, अपने शेयर डिपॉजिट करवा देगी। और वो जो ब्रांच है वो अपने जो हेड ऑफिस है जो आउटसाइड इंडिया बैठी है, उसको क्या करेगी, एक्नोलेजमेंट भेजेगी कि हमारे पास में इस कंपनी के इतने सारे शेयर्स आ चुके हैं, तो आप एक काम करो, इस कंपनी के जो शेयर्स है वो आप आउटसाइड इंडिया इशू कर सकते हो। आप अब ये क्या करेगी, शेयर तो इशू नहीं कर सकती, शेयर के अगेंस्ट में जीडीआर मीन्स एक रिसीट इशू करेगी, जो होता शेयर ही है कंपनी का, लेकिन वो ओरिजिनल जो इंडिया में इशू शेयर होते हैं वैसा नहीं होता है, जीडीआर इशू कर देगी, जो एज जो सारा का सारा शेयर ही होगा, जीडीआर इशू करेगी, और इसका जो भी पैसा आएगा वो किसको ट्रांसफर कर देगी, डायरेक्टली उस कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। ओके, अब पढ़ते हैं अपन जीडीआर के बारे में, क्या लिखा है कंपनीज एक्ट में। ये जीडीआर इन जनरल नेम, जीडीआर क्या है, जीडीआर है डिपॉजिटरी रिसीट है, फिर सर्टिफिकेट इशू करा करता है, कौन इशू करता है, डिपॉजिटरी बैंक, जो कस्टोडियन मींस यहाँ पे जो ब्रांच है, विथ परचेज शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी, create a security on the local exchange backed by the those shares, कि मीन्स उसका उसको अपने पास में रखती है और उसको वहां पे इश्यू करती है। जीडीआर मीन ये अब सारा उसने दे रखा है, क्या डेफिनेशन ही दे रखा है, एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट, मीन्स इंस्ट्रूमेंट है किसके फॉर्म में, डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में, बाय वॉट एवर नेम कोड created by the foreign depositories outside India and authorized by the company making issue of the depository receipt. कंपनी में इशू डिपॉजिट रिसीट इन द फॉरेन कंट्री आफ्टर पासिंग द एसआर, कि अगर आपको जीडीआर इशू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में एसआर पास कराना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज वे बी प्रेस्क्राइब। ओके, मैनर एंड फॉर्म ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट, द डिपॉजिट रिसीट कैन बी इशूड बाय वे ऑफ द पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट, मींस आप पब्लिक ऑफर भी कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, या फिर कोई एनी अदर मैनर prevalent to the concerned jurisdiction as may be enlisted or traded on the listing recognized trading platform on concerned jurisdiction, mean वहां पे जो jurisdiction होगा, वहां पे जो ऑथराइज, जिस तरह यहाँ पे अपन अपने सेबी है तो वहां पे नास्डा या एनवाईएस जो भी होगा, मीन्स वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, वहां की jurisdiction वाला किस तरीके से इस इश्यू को ऑथराइज कर सकता है, करता है, उस तरीके से आप उसको इश्यू कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक ऑफर के थ्रू। Depository receipt may be issued against issue of the new shares and may sponsored against the share held by the shareholder, मीन्स कोई भी अगर नए शेयर के थ्रू इशू करना है तो भी जीडीआर इशू हो सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड करता है उसके अगेंस्ट भी कर सकता है, इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक में प्रिस्क्राइब। ओके, the underlying share shall be allotted in the name of the overseas depository bank and against such share the deposit receipt shall be issued by the overseas, ये जो शेयर है वो अलॉट तो ओवरसीज बैंक के नाम पे होंगे, लेकिन जो डिपॉजिट रिसीट है जो इन शेयर्स के अगेंस्ट में इशू करेगी वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू करेगी। ओके, वोटिंग राइट के बारे में लिखा है कि अब भाई वहाँ यहाँ पे तो अपन शेयर इशू कर रहे हैं तो मेंबर को शेयर इशू वोटिंग राइट होगा, जिसको शेयर मिला है, तो वहां पे अपन जीडीआर कर रहे हैं तो उसको उसको भी तो कुछ राइट्स मिलेंगे, तो वो वोटिंग राइट क्या है, द होल्डर ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट में बिकम member of the company and shall be entitled to vote, कि जो क्या है मेंबर बन जाएगा और एंटाइटल्ड टू वोट होगा एंड सच ओनली ऑन द कन्वर्जन ऑफ द डिपॉजिट रिसीट इनटू द अंडरलाइंग शेयर आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द स्कीम ऑफ द प्रोविजन, मींस उसको डिपॉजिट रिसीट को सारा शेयर में कन्वर्ट कराने के बाद वो क्या कर देगा, एंटाइटल्ड टू वोट हो जाएगा। Until the conversion of the depository receipt, the overseas depository shall entitled to vote on the behalf of the holder, कि जब तक वो अपने शेयर को, अपने जीडीआर को शेयर में कन्वर्ट नहीं करा लेता, तब तक जो ओवरसीज बैंक जिसके पास में शेयर रखा है वो उसके बिहाफ पे क्या कर सकता है, वोट दे सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द डिपॉजिटरी
होल्डर ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट एंड द कंपनी इन रिगार्ड कि जो कॉन्टेक्ट हुआ है उसके बेस पर। सिंपल, आपको सारा प्रोविजन अपन ने समझा दिया कि क्या होता है डिपॉजिट रिसीट। अब एक लास्ट पार्ट आता है, उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट। उसका थोड़ा सा ही पार्ट है, ये अपन अभी फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। सेक्शन 42 बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। क्या होता है ये प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो पढ़ो पहले। ए प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर और द इनविटेशन, जो प्रोस्पेक्टस है वही है, ऑफर एंड इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इशू द सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द पर्सन। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ही प्राइवेट मींस जो प्राइवेटली कुछ काम होगा वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें ये बोल रहा है कि ऑफर या इनविटेशन है टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर। आपके घर में मान लो, अभी अपने शादी की कुमकुम पत्रिका के बारे में बात करा या प्रोस्पेक्टस के बारे में, उसी तरह मान लो आपके घर में एक बर्थडे का फंक्शन है। ओके, अब आपके घर में अगर बर्थडे का फंक्शन है तो आपने एक इनविटेशन कार्ड छापा। वो इनविटेशन कार्ड क्या आप आपके मोहल्ले में जो सारे के सारे घर है वहां पे आप बांटने जाओगे? नहीं बांटने जाओगे, तो आप क्या करोगे? ये जो बर्थडे का इनविटेशन है वो आप क्या करोगे, आपको जो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स है उनको आप बांटोगे। ओके, शादी में तो वो खाना खा के जाएंगे, आपको कार्ड देंगे। ओके, आप इनविटेशन दिया, आपको कार्ड दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स बर्थडे की पार्टी है, आपने इनविटेशन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स को दिया, वो बर्थडे पर क्या देंगे, लिफाफा देके जाएंगे। उसी तरह प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर है वो क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उसको क्या करती है, एक ऑफर निकालती है, इनविटेशन निकालती है कि हमारे ये जो शेयर है वो आप खरीदो। ओके, अब ये ऑफर आपके घर में, आपने दादाजी से पूछा कि बर्थडे की पार्टी है, हम कितने लोगों को बुलाएं? तो दादाजी ने बोला अब ज्यादा कुछ नहीं, आसपास में 200 लोगों तक आप बुला लो, अपने कोई आपत्ति नहीं है, आप बढ़िया से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी तरह प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो गया, एक लिमिट दे रखी है कि आपको आपको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आप मैक्सिमम आप 200 लोगों तक ही आप प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकते हो। एक बर्थडे पार्टी में आप प्राइवेट प्लेसमेंट 200 लोगों तक ही बुला सकते हो। तो अब पढ़ो, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ द पब्लिक ऑफर, कि आपको पब्लिक ऑफर नहीं करना। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42, कि क्या 42 में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू सेलेक्टेड ग्रुप नॉट मोर देन 200%। सेलेक्ट ग्रुप नॉट मोर देन 200%, कि आपको बर्थडे की पार्टी में 200 जनों को ही इनवाइट करना है इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना, इन ए फाइनेंशियल ईयर। आपको अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आप 200 तक आराम से कर सकते हो। अगर आपका नेक्स्ट ईयर में आपको और प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आप अगले और 200 मेंबर को आप कर सकते हो, नो इश्यू। हु हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, जिसको किसने आइडेंटिफाई किया है, बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है। आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग एसआर इन दिस रिगार्ड, कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो आपको ये तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और आपको एसआर भी पास करवाना पड़ेगा। और किसको आपको देना है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स को देना है जिसको बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा, और पब्लिक ऑफर नहीं होगा ये। ओके, समझ गए? व्हाइल कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 200 में से कौन कौन एक्सक्लूड होंगे, ये पढ़ो। कौन कौन है जो इसमें नहीं आएंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी being the offered securities under the scheme of the employee stock exchange under ESOPs मीन्स, पहली चीज तो अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है वो इसमें नहीं आएगा। दूसरा, आप अगर ESOPs के थ्रू एम्प्लॉयज को अगर आप शेयर दे रहे हो तो उसमें आप नहीं, उन एम्प्लॉयज को आप 200 की लिस्ट में नहीं गिनोगे।
कौन सा केस है जहां पे आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो लेकिन आपका वो ऑफर है वो पब्लिक मान लिया जाएगा? देखो, आप आपने दादाजी को बोला, दादाजी अपन एक काम करते हैं, बुलाएंगे। दादाजी ने बोला हाँ ठीक है, 200 तक बुला लो, कोई बात नहीं है, अपन बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने मेंबर बुला लिए 250 उस बर्थडे पार्टी में। तो दादाजी बोले कि आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो या फिर आप समाज का भोजन कर रहे हो? बर्थडे पार्टी कर रहे हो या समाज का भोजन कर रहे हो? समझा बात को? कि आप प्राइवेटली अपना काम कर रहे हो, घर में पार्टी कर रहे हो, या फिर पब्लिक पार्टी कर रहे हो? तो आप समझो कि जहाँ पे आपने 200 से ज्यादा मेंबर को बुला लिया अपनी बर्थडे पार्टी में, तो अब वो आपकी प्राइवेट पार्टी नहीं हुई, अब वो आपकी क्या हो गई, पब्लिक पार्टी हो गई। क्यों? आपने सेलेक्टेड मेंबर जो ग्रुप में बुलाने थे उससे ज्यादा बुला लिए, तो पब्लिक हो गया ये तो। आप सारों को पार्टी दे रहे हो। ठीक है? तो ये बोल रहा है ये, एन एक्सप्लेनेशन इन एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 42, इफ ए कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ भी हो, मेक्स एन ऑफर टू अलॉट और इनवाइट सब्सक्रिप्शन, कि ऑफर करती है या इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, या अलॉट करती है, एंटर इनटू एग्रीमेंट टू अलॉट, या तो उसको अलॉट कर दिया है या फिर कोई एग्रीमेंट में एंटर करती है कि हम अलॉट करेंगे सिक्योरिटीज टू मोर देन 200 आइडेंटिफाइड पर्सन, 200 से ज्यादा बंदों को क्या कर दिया, उसने अलॉट कर दिया, इनवाइट कर दिया, whether the payment for the securities has been received or not, or whether the company intend to list its securities not in an internal stock exchange in India। तो वो सारा पैसा आया है चाहे नहीं आया है, या फिर आपका मानस आपको उस सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना है नहीं, आपकी जो इच्छा है, लेकिन अगर आपने 200 से ज्यादा उसको इनवाइट कर दिया, shall be deemed to an offer to the public, deemed to the offer to the public, and the provision contained in the section 23 to 42 अप्लाई, सारे के सारे। अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 से ज्यादा मेंबर को आपने दे दिया ऑफर, तो आपको 23 से लेके 41 तक जो अभी आपने अपन ने सारा का सारा प्रोविजन पढ़ा है, सारा का सारा उस कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके। फर्दर सेक्शन 42 प्रोवाइड इन केस ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and the Securities Contract Regulation SCRA Act 1956 and the SEBI shall be applicable। पहली चीज, कंपनीज एक्ट के 23 और 41 तो अप्लाई होंगे ही होंगे, 23 टू 41। साथ साथ में आपको SCRA एंड सेबी के प्रोविजन भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो द पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 9, 10 to 42 of this act can be imposed, still can be imposed। देखो, ये तो सारे होंगे ही होंगे। अपन, इसने बोल दिया 23 to 41 तो होंगे ही होंगे, सेबी भी लगेगा, SCRA 1956 भी लगेगा। साथ साथ में 42 सेक्शन में जो पेनल्टीज दे रखी है आपको फॉलो नहीं करने के लिए गाइडलाइन, वो भी आपको साथ में लगेगी। ओके। मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट, आप कैसे एक प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यू कर सकते हो उसके बारे में बताएं। A company making private placement shall issue private placement offer and application to identify person whose name and address are recorded by the company in the form and manner prescribed below। जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके नाम और जो भी एड्रेस है जो रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर देंगे। रूल 14 ऑफ कंपनी रूल्स 2014 रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। रूल 14 क्या बोल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय द एसआर फॉर द ईच ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और द इन्विटेशन। पहली चीज, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, हर एक प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी नेक्स्ट टू द नोटिस के साथ में, जो आप एसआर पास कराओगे उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा उस नोटिस के साथ में, फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल, जिसमें डिस्क्लोज क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डिस्क्लोज होना चाहिए उसमें, पर्टिकुलर ऑफ द ऑफर, डेट ऑफ पासिंग द बीआर। सबसे पहले तो ऑफर और उसका बीआर कब पास हुआ वो आपको बताना पड़ेगा। काइंड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, प्राइस, पहली चीज सिक्योरिटी किस टाइप की है, मींस
डिवेंचर है, शेयर्स है, या फिर जो भी कौन सी तरह की आप सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर है, क्या इश्यू कर रहे हो आप, और उसकी प्राइस क्या रहेगी। बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस, कि आपने इतना प्राइस क्यों रखा, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। नेम एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर, कि जिसने वैल्यूएशन करा है उसका नेम एड्रेस बताओ। अमाउंट विच द कंपनी अमाउंट विच कंपनी इंटेंड टू रेज, कितना अमाउंट है वो जो कंपनी चाहती है कि रेज करना चाहता है। या फिर मटेरियल टर्म रेजिंग सच सिक्योरिटीज, प्रपोज टाइम शेड्यूल, प्रपोज purpose and object of the offer, contribution made by the promoter director either as part of the separately in furtherance the object principal terms। मीन्स आपके मेमोरेंडम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देनी जरूरी है, तो वो भी आपको उसमें देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं जो आपको किसमें देनी पड़ेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट में। जब आप एसआर पास कराओगे तो एक नोटिस भेजोगे, उसके साथ में सारी की सारी चीजें शेयर होल्डर को बतानी पड़ेगी कि आपका ऑफर के पर्टिकुलर क्या है, उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसका क्वांटम क्या रहेगा, आप वो क्यों रेज कर रहे हो, कितना रेज कर रहे हो, सारा का सारा। ओके, कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको क्या नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179(3) shall be adequate in case of offer or invitation for नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखो, अगर आप एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को आप एक काम क्या कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू कर रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, एक एसआर पास करना नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, पीआरएफ वो क्या है, एडिक्वेट है आपके लिए। बोर्ड रेजोल्यूशन है, एडिक्वेट है इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। वेयर द प्रपोज्ड अमाउंट टू बी रेज, जहाँ पे जो प्रपोज्ड अमाउंट है नॉट एक्सीड लिमिट एज सेक्शन 120 180 सेक्शन 1। ये ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन अमाउंट इज अबोव द सेड लिमिट, जहाँ पे ये अमाउंट ज्यादा चली गई जो 180 में लिखी थी, shall be sufficient if the company passes a previous SR only once in a year for all the offer annotation। लेकिन आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो लिमिट 180 में दे रखी है उससे ज्यादा आप कर रहे हो, तो आप एक काम करो, एक एसआर पास करवा लो पूरे साल में, उससे आप पूरे साल एक काम चलवा सकते हो। Even for the issue of the securities to the QIB, qualified institutional buyer, it shall be sufficient to pass the previous SR only in a once year। QIB आप QIB को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आप एक काम करो, साल में एक एसआर पास करवा लो, उससे सारा काम चल जाएगा। नाउ फाइलिंग ऑफ द रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार क्या बोलता है, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास shall be moved to the registrar prior to the issue of the private placement। Copy of the resolution moved to registrar prior to issue of the private placement offer। या आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हो, वो उससे पहले पड़ोस वाली आंटी को आपको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को आपको बताना पड़ेगा। नाउ नोट क्या दे रखा है, proviso state that when a company makes an offer or the invitation to subscribe to the security, no offer or invitation of any security shall be made to body corporate incorporated in or national of or country which is state shares a land border with India unless such body corporate or national, as the case may be, have obtained government approval under FEMA rules and attach the same with the private placement offer come application letter। मान लो एक कंपनी है जो क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन सी कंट्रीज है, क्या, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये जो 6 देश हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बॉर्डर है उसको शेयर कर रहे हैं। जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो कंपनी अपने शेयर इश्यू कर रही है, जो सटे हुए बॉर्डर है वो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ओके, तो वो अपना प्राइवेट प्लेसमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक उसने फेमा के अंडर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं ले लिया हो। ओके, ये चीज आपको बस एमसीक्यू के पर्पज से आप ध्यान में रख लेना, शायद एमसीक्यू आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, सारा कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन लास्ट में एक छोटी सी लाइन में दे देंगे कि वो जो बॉर्डर पे लैंड है वो शेयर कर रही है। या फिर मान लो ये देगा भी नहीं, खाली ये नाम दे देगा चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान दे दिया मान लो। अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आ गई और ये देश है वो जो क्या है, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि वो जो
अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अंडर फेमा रूल्स, उसके बाद ही आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। ओके। रूल 14 सब रूल 4 प्रोवाइड ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शैल बी कम ऑफर शैल बी क्या होना चाहिए, इश्यूड इन PS4 फॉर्म में होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, सेंट इधर या राइटिंग में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, और 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम द सच पर्सन पर्सन टू द सेक्शन 42 नोट। क्या बोल रहे हैं नोट्स, नो पर्सन अदर देन अ पर्सन सो एड्रेस इन द ऑफर कम allowed to apply through the such application form मीन आपने एप्लीकेशन, आपके जो 200 आइडेंटिफाइड पर्सन थे उसमें से नाम लिखा है श्याम का, अब अप्लाई कर रहा है घनश्याम, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी एप्लीकेशन नॉट कंफर्मिंग टू दिस कंडीशन शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, कि जो कंडीशन 42 में दे रखी है उसको कंप्लाई नहीं करता तो वो एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। रूल 14 सब रूल 4 of company's rules require the company to maintain a complete record of the private placement offer in form PS5 कि PS5 में कंपनी को सारी की सारी अपने प्राइवेट प्लेसमेंट की डिटेल रखना मैंडेटरी है। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो श्याम है, तो श्याम के नाम से नहीं होगा, और दूसरे नाम से या फिर कोई अदर प्रोविजन फॉलो नहीं करता तो वैलिड नहीं होगा। अब के प्राइवेट प्लेसमेंट को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है सेक्शन 42 सब सेक्शन 4 में। पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के लिए, प्रोवाइडेड विद द प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन कम लेटर willing to subscribe security in the private placement then may apply to the same letter along with the subscription money, कि वो उसको अप्लाई कर सकता है along with subscription money के। अब उसमें स्पेसिफिक नोट दे रखे हैं कि कौन कौन से हैं जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सब्सक्रिप्शन मनी शैल बी पेड ईदर बाय द चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकिंग चैनल बट नॉट इन, ऐसा नहीं है कि आप जाके रोकड़ा पकड़ा रहे हो और हमको आप एक काम को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू शेयर दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन वाले मोड से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। रूल 14 सब रूल 5 ऑफ कंपनीज रूल 2013 पेमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द सच सिक्योरिटीज एंड कंपनी शैल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर द सच पेमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। मान लो आपको शेयर खरीदने आप, आपका अभी यूपीआई नहीं चल रहा, आपने क्या बोला, भाई को बोल दिया कि एक काम कर तेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो एक कंपनी को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ द जॉइंट होल्डर, कि मान लो एक हस्बैंड वाइफ का खाता है जो जॉइंट में होल्ड हो रहा है, मनी पेबल ऑन द सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटी शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द फर्स्ट इन द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में जिसका नाम आ रहा है और जॉइंट होल्डर है तो उसी का नाम से पेमेंट होगा जिसका जॉइंट होल्डर में खाता है। Company shall not utilize money raised through the private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed with the registrar with subsection 8 of the section 42। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि आप कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक आपने उनको सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर दी हो। ओके। और सिक्योरिटीज अलॉट करने के बाद में आपने रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करा, आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप अपना जो पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लिमिट ऑन फ्रेश ऑर्डर, अब आप एक फ्रेश ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर क्या लिमिट है, नो फ्रेश ऑफर शैल बी मेड अनलेस क्या, अनलेस अनलेस allotment with the respect to any offer or invitation made earlier have been completed and date offer or invitation has been withdrawn or abandoned by the company। कि ऐसा नहीं है कि आपका पिछला वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर या सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन जो भी था आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, अब आप एक नया ऑफर और इन्विटेशन लेके आ रहे हो और पैसा रेज करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप एक काम करो, जो हाथ का काम है पहले वो खत्म करो।
आपने पहले जो आपने ऑफर किया था पहले उसका काम सारा कंप्लीट करो, उसके बाद में नए ऑफर लेके देना। प्रोविजो क्या बोलता है? और सब सेक्शन 5 रेड है, subject to the maximum number of the identified person, that is those who a company may at any time make more than one issue the securities to such class of the identified person as may be prescribed। कि भले ही आपने 200 आइडेंटिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाई किया प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, लेकिन आपको अगर उन पर्सन्स को और भी शेयर अगर इशू करने हैं तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको वैसे इशू कर सकते हो। यही बात बोल रहा है। टाइम लिमिट, ओके। टाइम लिमिट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, company making the offer or the invitation under this section shall allot the security within 60 days from the date of the receipt of the application money। विदिन 60 डेज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, कि आपके पास में जब पैसा आया उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको सिक्योरिटीज इश्यू करनी है। इफ कंपनी फेल्स विदिन 16 डेज एंड द रीपेमेंट हो जाना चाहिए शैल बी मेड विदिन 15 डेज। अगर पहले चीज 60 दिन में होना चाहिए, लेकिन अगर फेल हो गया तो अगले 15 दिनों में काम करो, पैसा वापस दे दो। Company further failed to repay the application money within 60 days, then it shall be liable to repay the money with interest at 12% per annum। 12% के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा अगर वो फेल हो गया तो, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज। It is provided that the money received on an application under this section shall be kept in a separate bank account। पहले बात आरोप की थी वही सेम बोल रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का जो पैसा है वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना। शेड्यूल बैंक शेल नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज अदर देन एडजस्टमेंट अगेन अलॉटमेंट रीपेमेंट ऑफ द मनी। जो अपन ने उसमें बात करी थी, दो ही चीज के लिए पैसा यूज होना चाहिए, या तो उसको अलॉटमेंट के लिए या फिर वो पैसा वापस देने के लिए। प्रोहिबिशन ऑन द पब्लिक एडवर्टीजमेंट, आप जैसे कि छोटा सा है कि अगर आप वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो पब्लिक में क्यों एडवर्टीजमेंट दोगे, तो इसके लिए आपको पब्लिक में कोई भी एडवर्टीजमेंट कोई भी मीडिया के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देना है। यही ये बात सेक्शन बोल रहे हैं, नो कंपनी शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट और यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एजेंट टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज। सिंपल। फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, section 42 subsection 8 of the rule read with rule 14 of company's rules, a return of allotment in PS3 shall be filed with the registrar within 15 days of the date of the allotment under section 42। कि आपको अलॉटमेंट के विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको पड़ोस वाली एंटी आरओसी को बताना पड़ेगा, क्या फाइल करके कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द अलॉटीज, कि आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसमें जिसको आपने अलॉट किया है सिक्योरिटी उसकी सारी की सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। क्या क्या डिटेल होनी चाहिए? उसका नाम, पता, पैन नंबर, ईमेल आईडी और कौन सी सिक्योरिटीज है जो वो हेल्ड कर रहे हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट पेड ऑन द सच सिक्योरिटीज and the particular of the consideration received if the securities were issued for the consideration other than के, या इसके अलावा भी अगर कोई भी कंसिडरेशन के लिए वो रिसीव हुआ है तो उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। नाउ अगर आपने डिफॉल्ट किया आपके रिटर्न फाइल करने में तो आपको जो जो लाइबल है उसको 1000 फॉर द ईच डे ड्यूरिंग द विच डिफॉल्ट कंटिन्यू, मान लो 15 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू तो पर डे 1000, नॉट एक्सीडिंग 25 लाख तक का फाइन आपको मैक्सिमम लग सकता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट के कोई भी प्रोविजन को आपने कॉन्ट्रावेन किया, कोई भी प्रोविजन आपने फॉलो नहीं किया या उसका उल्लंघन किया तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? प्रोमोटर डायरेक्टर को तो फाइन लगेगा कितना, अमाउंट रेज थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। जितना पैसा आपने पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आपने रेज किया उतना पैसा या फिर 2 करोड़ विच एवर इज लोअर वो आपको देना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? रिफंड देना पड़ेगा सारी की सारी मनी विद इन 30 डेज। ओके। नाउ 447 में पेनल्टी क्या दे रखी है? 447 बोलता है फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर। अगर कितने का फ्रॉड है 10 लाख से या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1% विच एवर इज लोअर
जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए फाइन कितना लगेगा? मैक्सिमम 50 लाख तक का फाइन है, मिनिमम कोई नहीं दे रखा, और 5 साल तक की जेल है। एंड फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख और 1%, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। एटलीस्ट 10 लाख मीन्स इसको अपन ऐसा मोर देन बोल सकते हैं, ऊपर लेस देन है, इधर मोर देन है। ओके, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 10 लाख या उससे 1%, विच एवर इज लोअर है। तो पहली चीज तो फाइन, मिनिमम फाइन कितना लगेगा? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड 6 महीने की जेल, मैक्सिमम 10 साल तक। लेकिन जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें अमाउंट ऑफ फ्रॉड 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड का फाइन लगेगा, मैक्सिमम जेल होगी 3 साल से लेके 10 साल तक। ये एक पेनल्टी का सेक्शन है जो आपको इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना कंपलसरी है। अदरवाइज आप याद रखो नहीं रखो कोई इश्यू नहीं है, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे नीचे डेफिनेशन दे रखी है कि फ्रॉड में कौन कौन सी चीजें आती है, वो उसने डेफिनेशन दे रखी है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, उसके भी दे रखी है। एक बार वापस 447 की डेफिनेशन देख लो कि कोई भी फ्रॉड है जिसमें 1%, 10 लाख या 10 लाख से कम या फिर कंपनी के टर्नओवर का 1% तक का अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो आपको फाइन लगेगा 50 लाख तक का। इम्प्रिजनमेंट आपको मैक्सिमम 5 साल तक की हो सकती है। इसमें मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम इतना आपको लगेगा, अप टू है तो कितना भी लग सकता है। लेकिन 10 लाख से ज्यादा और 1% के टर्नओवर से ज्यादा का अगर फ्रॉड है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको मिनिमम, जितना आपने फ्रॉड किया उतना का मिनिमम आपको पेनल्टी लगेगा, मैक्सिमम ये आपको 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड लग सकता है, और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 10 साल तक की है। लेकिन जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, वहाँ पे मिनिमम तो आपको जो अमाउंट आपने फ्रॉड किया उतना, 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम होगा। जेल में ये प्रोविजन ज्यादा है, यहाँ पे 6 महीने की जगह 3 साल है, बस इतनी सी बात है। बाकी ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, सारे के सारे अपन ने प्रोविजन कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी अपन ने प्रोस्पेक्टस के बारे में? प्रोस्पेक्टस क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कितने प्रकार के होते हैं, डीम, रेड हेरिंग, एवरेज, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन क्या क्या है, लाइबिलिटी क्या क्या है, सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, जीडीआर, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज, अपने शेयर सिक्योरिटीज को लिस्ट कैसे करवाते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, ये सारा का सारा चैप्टर 3 कंप्लीट है अपना। अगला जो चैप्टर आएगा, अगला जो चैप्टर है वो है शेयर्स एंड जो डिवेंचर है, और का इंडेक्स देख लो, ये रहा। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर है सारा का सारा, में सेक्शन 46 से 71 तक पूरा का पूरा सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कशन है। तो अपन अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक चैप्टर पढ़ो, जैसे रिवाइज करो। नोट्स वीडियो है जो यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे, प्रिंट निकालो, पढ़ो, जैसे भी आपको करना है। ओके, थैंक यू, राधे राधे।